क्या हाल है दोस्तों। तो यार आज अपना वेक्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। और इसमें हम सबसे एंड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, उसके कुछ एप्लीकेशंस हमने कल सीखे थे। एरिया वगैरह निकालने में कैसे क्रॉस प्रोडक्ट काम में आता है, तो आज हम उसका थोड़ा और एप्लीकेशन जो हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, जो कि 11th क्लास के अंदर ही आ जाएंगे ना। 12th क्लास में भी क्रॉस प्रोडक्ट के पूरे एप्लीकेशंस हैं। और मैं तो ये बताऊंगा कि जो अगर क्रॉस प्रोडक्ट तुमने अच्छे से पढ़ लिया है तो तुम्हारी 11th और 12th की बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। क्योंकि जैसे रोटेशन में भी जाओगे तो रोटेशन में भी क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह तुम्हें करना ही पड़ेगा। टॉर्क वगैरह निकालने के लिए सर्कुलर मोशन में जरूरत पड़ेगी, यानी कि मैक्सिमम चैप्टर्स में अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसकी जरूरत पड़ती है। साथ में मैग्नेटिज्म वगैरह में उसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तो ये एक यूजफुल टूल है जो तुम्हें आना ही चाहिए। तो ठीक है, वो हम पढ़ रहे थे। और अगर वो लेक्चर्स तुम्हें पसंद आ रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी अपडेट्स के लिए, क्लासेस के अपडेट्स के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे क्लासेस की अपडेट्स मिल जाएंगी। तो 11th और 12th की क्लासेस कब कब आ रही हैं, कैसे कैसे आएंगी, है ना। और कोई डाउट हो तुम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, मैं वहाँ पे तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। और डाउट्स वगैरह के लिए तुम अपना टेलीग्राम डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, माफियाज डाउट क्लास ग्रुप। टेलीग्राम चैनल की और टेलीग्राम डाउट ग्रुप की लिंक दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, है ना। और वीडियोस पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो एंड में मैंने दो होमवर्क दिए थे कि चलो तुम ट्राई करके आओ प्रूव करने के लिए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, दो चीज़ें मैंने करने को दी थी, है ना। तो कुछ बच्चों ने हो सकता है कोशिश करी हो, बट आई डोंट थिंक कि यू वुड हैव बीन एबल टू प्रूव दैट। क्योंकि ये चीज़ें इतनी डिटेल में कि तुम ये चीज़ें इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर पाओ, इतना डिटेल में हमने वेक्टर नहीं पढ़ा है। बट फिर मैंने दिया क्यों? इसका पर्पज ये था क्योंकि बहुत से इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे और नाम देख सुनने को मिलेगा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा। तो इन वेक्टर्स का इस तरीके का एक्सप्रेशन हम अभी प्रूव करने के लिए कैपेबल नहीं है। ये मैं फिर से बता दूं कि ये एक्सप्रेशंस तुम्हें याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अभी के लिए, फिजिक्स के लिए। हाँ, जो जिन्होंने मैथ्स ले रखी है, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को 12th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के मैथ्स के अंदर उनको प्रूव भी करवाया जाएगा, सब कुछ करवाया जाएगा जब वेक्टर 3D 12th क्लास में उनका चैप्टर आएगा। और अगर कोई नीट का बच्चा लेक्चर देख रहा है तो भाई स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड कि तुम ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, करेंगे कैसे? तो वो आसान है, हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट करना हमें आता है, तो हम सीधा ये फॉर्मूला याद करने के बजाय हम तो क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख लेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए ये करते हैं। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमें, हमारे लिए बस क्रॉस प्रोडक्ट हमने सीखा है, हम उसी से काम चलाएंगे। ठीक है, बाकी 12th वाले बच्चे जब मैथ्स में 12th में पढ़ोगे तब तुम कैपेबल होगे ये प्रूव करने के। समझ में आ गई बात? और ये बताया सिर्फ इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं मॉड्यूल में या किसी न किसी बुक्स के अंदर क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं, तो फिर बच्चा सोचता है कि वहाँ पे फिर ये फॉर्मूले भी दिख जाते हैं। तो बच्चा सोचता है कि शायद हमें पढ़ाया नहीं गया वो लेक्चर्स के अंदर, या फिर हमें फिजिक्स में कम वेक्टर पढ़ाया गया है। फिजिक्स में जितना चाहिए उतना पढ़ा दिया है ना। बाकी अब मैथ्स में तो पूरा इन्फाइनाइट है ना यार, कहाँ कहीं तक भी जा सकते हो तुम। तो हमें जो जरूरत थी उसके लिए मोर देन सफिशिएंट हमने कवर कर लिया है। और ये सारी चीजें तुम 12th क्लास में ऐसे पढ़ लोगे, और नीट वाले बच्चों को वैसे जरूरत नहीं है। हमें कैसे करना होगा ये वो क्लास में हम चर्चा करेंगे कि हमें अगर करना पड़े ऐसे ट्रिपल प्रोडक्ट्स हम तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि नॉट टू लर्न नाउ, और अभी के लिए तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है। एंड नॉट फॉर नीट स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले नीट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट नीट के स्टूडेंट से पूछा नहीं जा सकता, वो पूछा जा सकता है। हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो ये बड़े बड़े शब्दों में लिख लो कि यू विल स्टडी इन डिटेल इन मैथमेटिक्स इन 12th। और उसमें चैप्टर होगा वेक्टर एंड 3D। तो वहां पे तुम वेक्टर्स और 3D जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो तुम बड़े डिटेल में पढ़ोगे। हालांकि हमने बहुत से अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में हमने कवर कर लिया है, बट एक्सटेंडेड पार्ट्स तो मैथमेटिक्स में बहुत हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी बहुत वास्ट है, हमने तो बस वही पढ़ा जो हमारे काम का है, और मैक्सिमम वो चीज़ें कवर कर ली जिसके अलावा तुम्हें फिजिक्स में कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और नीट वाले बच्चों को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सिखाऊंगा कि तुम्हें भी करना पड़े तो कम कैसे करोगे। अभी के लिए हम कैसे करेंगे, फॉर नाउ व्हाट विल डू,
फॉर नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम क्या करेंगे, अगर हमें मान लो हमें करना है ए क्रॉस करना है बी क्रॉस सी, ए को क्रॉस प्रोडक्ट करना बी क्रॉस सी से, तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट का मतलब पहले इसको सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट बी क्रॉस सी। ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे होंगे तो हम पहले बी क्रॉस सी कैलकुलेट कर लेंगे ब्रैकेट से। अब बी क्रॉस सी जो आया देन विल फाइंड जो ए वेक्टर है उसका क्रॉस कर देंगे, ये जो बी क्रॉस सी वेक्टर जो तुम्हारा निकल के आया, एक वेक्टर निकल के आएगा, उस वेक्टर का ए के साथ में क्रॉस कर लेंगे। तो हम 2 स्टेप्स के अंदर इसको सोल्व कर लेंगे। समझ में आ गई क्या? अभी के लिए जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम 2 स्टेप्स में सोल्व कर लेंगे इनको, है ना, कोई बहुत बड़ी इशू है ही नहीं। समझ में आ गई बात? बाकी ये फॉर्मूले मैथ्स के अंदर तुम पढ़ोगे 12th क्लास में, तो उतना तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो बोला सर कि किस तरीके के एग्जाम्पल आ सकते हैं इसमें, है ना, अगर मैं पूछूं कि भाई अगर तुम्हें करना पड़े तो तुम किस तरीके के एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो एक बार करके देख लेते हैं कि अगर तुम्हें आई जे के 3 वेक्टर्स हैं, ये ए बी सी मान लो, ए बी सी में आई जे के हैं, यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से अरेंज्ड है, तो बोला कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का और इस क्रॉस प्रोडक्ट का एडिशन बताओ। तो अब अगर तुम ये सोचोगे कि ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, हमने तो सीखा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो ब्रैकेट में है पहले उसको सोल्व कर लो, फिर बाद में बाहर वाले के साथ में उसका क्रॉस निकाल लो, ये तो प्रोसेस हमेशा वैलिड होगी ना। और ये चीजें भी जो तुम प्रूव करोगे 12th क्लास में, वो भी इसी की हेल्प से करोगे, बट वो वहां पे तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की। समझ में आ गई बात? जो डिटेल में पढ़ोगे तुम, तब जाकर के ये तुम सही से प्रूव कर पाओगे। खैर अभी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, तो जैसे ये प्रूव करना हमें, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जे क्रॉस के कैलकुलेट कर लेंगे पहले स्टेप में, कि आई क्रॉस जो जे क्रॉस के था, जे क्रॉस के निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, आई जे और के ऐसे लिख लेते हैं। आई क्रॉस जे करते हैं तो के मिलता है, जे क्रॉस के करना है हमें, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिल जाएगा, तो ये आई क्रॉस ये आई बन जाएगा, प्लस जे क्रॉस में के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई क्या बन जाएगा, अगर मैं के क्रॉस आई करूंगा, के क्रॉस आई तो फिर प्लस जे ही बनेगा, क्लॉकवाइज ही चलना है, तो के क्रॉस आई करूंगा तो प्लस जे ही बनेगा। अब ध्यान से देखो, आई क्रॉस आई खुद का खुद के साथ क्रॉस जीरो होता है, क्योंकि आई और आई पैरेलल होंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जे क्रॉस जे भी जीरो, क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये जो वैल्यू है इस क्रॉस प्रोडक्ट की, ये कितनी बन जाएगी बेटा, जीरो बन जाएगी, आसान है। और अगर इनके अलावा और वेक्टर्स भी लिखे होते तो भी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं ना, प्रोसेस यही होती, जो ब्रैकेट में लिखी है पहले उनको क्रॉस कर लेते, फिर बाद में बाहर वाले के साथ क्रॉस कर देते। ठीक है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, और तुम्हें अभी के लिए इतना वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 12th क्लास में पढ़ते रहना, और नीट वाले बच्चों के लिए इतना सीख लोगे तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। अब तुम बोलोगे कि सर पेपर हार्ड आने लग गया, पेपर हार्ड है चाहे कैसा भी है, ये तुम्हें ये प्रोसेस फॉलो करनी है, और ये तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद में था अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के 3 वेक्टर्स हैं, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी क्या होता है कि 2 वेक्टर्स का तो क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उनसे आने वाले वेक्टर का तीसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट, है ना, उसके ये फॉर्मूले बनते हैं। तुम इस तरीके से लिख सकते हो, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है ना, ये फिर से तुम 12th क्लास में पढ़ोगे सेम चीज अगर मैं लिखना चाहूँ तुम्हारे लिए, कि तुम्हें अभी के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, 12th क्लास में पढ़ लोगे, और नीट वाले बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने सीख लिया है, सेम प्रोसेस हमने कर रखी है, वो 2 बार रिपीट कर लेंगे, पहले ए और बी का क्रॉस निकाल लेंगे, फिर उसके डीसी के साथ डॉट कर लेंगे, तो इन फॉर्मूलाज की हमें जरूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो हम अगर करना चाहें, तो फिर भी अगर करना चाहें, इफ अगर मान लो ए वेक्टर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, बी वेक्टर अगर दे दिया जाए x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और सी वेक्टर दे दिया जाए x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप। तो देखो a क्रॉस b डॉट सी कैलकुलेट करने का तरीका, a क्रॉस b डॉट सी, a क्रॉस b फिर उसके साथ डॉट करना है c के साथ में, तो पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये नॉट फॉर नीट स्टूडेंट, है ना, जेई वाले बच्चे देख सकते हैं क्योंकि उनको 12th में पढ़ना ही है, तो एक तरीके से उनके लिए थोड़ा सा पहले एक तरीके से शो अप हो जाएगा। x1 y1 z1 पहले a के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर b के x2 y2 z2, फिर c के x3 y3 और z3। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे, ये इसका स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a क्रॉस b डॉट c। अगर मैं लिखता b क्रॉस c डॉट a, तो मैं पहले b के लिखता, फिर c के, फिर a के लिखता। समझ में आ गई बात? इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता इसमें और डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेता, तो ये आंसर आ जाता अपना। ठीक है, तो ये सब चीजें कर सकते हैं, बट हाँ नीट वाले बच्चों के लिए, और फिर अभी हम खुद जेई में भी यही करेंगे फॉर नाउ,
सेम चीज़ रिपीट करेंगे। फॉर नाउ अगर हमें करना पड़ा, लेट हमें फाइंड आउट करना है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम क्या करेंगे? ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए सबसे पहले कर लेंगे फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, हम सबसे पहले बी क्रॉस सी अलग से कैलकुलेट कर लेंगे जो ब्रैकेट में है भाई। अब ये जो वेक्टर आया उसका ए के साथ डॉट कर लेंगे, देन ए के साथ डॉट कर लेंगे ये जो भी वेक्टर आया बी क्रॉस सी, है ना, एक वेक्टर बनेगा। बी क्रॉस सी करने के बाद में इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर बन के आ जाएगा, उस वेक्टर का ए के साथ डॉट कर लेंगे, फिर से 2 स्टेप में, इन 2 स्टेप्स। तो ये कोई बहुत भारी काम नहीं है ना। इसके लिए एग्जाम्पल अगर करें तो एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हें फाइंड आउट करना है आई क्रॉस जे डॉट के, तो पहले आई क्रॉस जे को सोल्व कर लेंगे, फिर के साथ डॉट कर लेंगे उसका। समझ में आ रही बात? कैसे कर लेंगे? आई क्रॉस जे क्या होता है? आई जे के, आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे होता है के, तो आई क्रॉस जे का डॉट करना है के साथ में, तो आई क्रॉस जे का के लिख देंगे, डॉट के का के साथ डॉट बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 इंटू cos 0 डिग्री। समझ में आ गई क्या बात? यानी कि खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, के कैप का के कैप के साथ 1 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका 1 है, तो ये 1 निकल के आ जाएगा आंसर। तो हमें अगर ऐसा करना पड़ा तो इन वेक्टर्स के लिए हम 2 बार अलग अलग ऑपरेशन लगा लेंगे, एक बार क्रॉस निकाल लेंगे, फिर दूसरे के साथ बचे हुए जिसके साथ डॉट करना है उसके साथ डॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई वेक्टर स्केल, वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अभी जो बात करने वाले हम एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तो एक एप्लीकेशन हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। समझ में आ गई बात? एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने वो सीखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से ए क्रॉस बी बाई 2 जो करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2 ए और बी के से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया होगा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो उससे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया होगा। अभी हम और भी एग्जांपल जो फिजिक्स में हमें, ये तो दोनों की दोनों क्वांटिटीज 11th में तुम्हें देखने को मिलेंगी, रोटेशन के अंदर टॉर्क और उससे पहले सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, ये सब तुम्हें कैलकुलेट करने को देखने को मिलेंगी, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट होती हैं। तो अभी के लिए अगर हम समझें कि आर क्रॉस एफ एक टॉर्क क्वांटिटी होती है, इसमें आर जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इनटू एफ जो फोर्स लग रहा है वो, उसके लिए उसका फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट टॉर्क होता है, और एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन के हिसाब से लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन निकल के आता है। तो अगर इन 2 चीज़ों को अलग अलग समझें तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, और 12th में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से तुम कैलकुलेट करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पोलर वेक्टर्स की अगर बात करें कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जो अपन पढ़ने वाले आर क्रॉस एफ ओमेगा क्रॉस आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट में जो चीज़ें कैलकुलेट होके आएंगी, ये क्रॉस प्रोडक्ट से जो कैलकुलेट होके आती हैं, इनमें हमेशा तुमने अगर ऑब्जर्व करा हो तो ये वाली एरिया को छोड़ करके जो फिजिक्स में क्वांटिटीज काम में आएंगी, आर क्रॉस एफ ओमेगा क्रॉस आर, ये चीज़ें रोटेट करने वाली सी होती हैं, हमेशा रोटेशन से, रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वांटिटी होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोटेट कर रहा होता है। तो उन चीज़ों के लिए हम देखते हैं कि ऐसा क्यों बनता है कि पोलर वेक्टर्स जो अपने सिंपल वेक्टर्स होते हैं, जिनको हम ट्रू वेक्टर्स ही बोल देते हैं, जो अपन ने पढ़े थे सारे के सारे, जितने भी हमने वेक्टर पढ़े वो सारे के सारे कैसे हैं? पोलर वेक्टर्स हैं। जैसे कि जितने भी वो वेक्टर पढ़े अपन ने, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईटीसी, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं ये सारी की सारी पोलर वेक्टर्स होती हैं, यानी कि लीनियर वेक्टर्स जो होते हैं, एक तरीके से लीनियर वेक्टर्स, लीनियर क्वांटिटीज जो होती हैं, लीनियर क्वांटिटीज यानी कि जिनका कोई रोटेशन से कोई सीधा सीधा कोई कनेक्ट नहीं है, वो क्वांटिटी, वो वेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए डिफाइंड वेक्टर्स पोलर वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अगर ये पोलर वेक्टर्स बनते हैं तो इनको मैं, जो पोलर वेक्टर्स बने, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनके मल्टीप्लिकेशन से, इसके क्रॉस प्रोडक्ट से, जैसे आर पोलर वेक्टर हमने बोला, पोजीशन वेक्टर, एफ पोलर वेक्टर, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से बनने वाला एक टॉर्क, तो जो 2 पोलर वेक्टर्स है ना, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाली जो चीजें होती हैं, इनके यानी कि वी और आर क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है ओमेगा के साथ में, तो जो रोटेशनल वाली क्वांटिटी है वो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में अगर रिलेटेड है तो वो किस तरीके से है और उनको हम क्या बोलेंगे? जब क्रॉस प्रोडक्ट से के साथ में जाता हूं तो 2 वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस करता हूं तो वो एक तरीके से एक्सियल वेक्टर्स बनते हैं, वेक्टर्स दैट आर डिफाइंड अलोंग एन एक्सिस, एक्सियल वेक्टर्स,
इनको सूडो वेक्टर्स बोलते हैं, कि जो किसी एक्सिस के अलोंग डिफाइंड होते हैं, सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में किसी एक्सिस के अलोंग डिफाइंड होते हैं, या फिर एसोसिएटेड विद रोटेशनल या सर्कुलर मोशन के साथ में, रोटेशनल इफेक्ट के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, वो वेक्टर्स एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। और ये कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट से लिंक्ड होते हैं, है ना। कोई भी दो लीनियर क्वांटिटीज का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उनको रोटेट करवाया जा रहा है, तो फिर वो किसी न किसी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड होकर के एक्सिस के अलोंग एक नया वेक्टर बनता है। और ये एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा भी था, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर जो लिया उसी का स्क्रीन, मतलब कि उसी की जो स्लाइड है वो मैंने यूज में ली है। ये मैंने तुम पढ़ा रखा है कि वेक्टर्स जो होंगे वो अलोंग द एन एक्सिस डिफाइंड होंगे, उनको एक्सियल वेक्टर्स बोला जाता है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज को फिर एक्सिस से कैसे डिफाइन करें? एक्सिस से हम बोल देंगे कि राइट हैंड की फिंगर्स को हम एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो हमारा जो थंब आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, तो ये ओमेगा वेक्टर हो गया। और ये एक्सिस के अलोंग, इसकी सर्कुलर मोशन की एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ये ओमेगा वेक्टर बन गया, एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर। और वो एक्सिस के अलोंग आउट ऑफ द प्लेन बन जाएगा। लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा का जो रिलेशन होता है ये उसी से मैंने उठाया है, ठीक है। बाकी अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो जो थंब आएगा मेरा, वो जिस डायरेक्शन में आएगा वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड की रूल से ही दिया जाता है। राइट हैंड की फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं तो थंब की डायरेक्शन होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। तो कहीं ना कहीं रोटेशनल चीजें उन्हीं से रिलेटेड हैं। और राइट हैंड रूल पूरे थ्रू आउट द फिजिक्स 11 12 हर जगह काम आएगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट थ्रू आउट द फिजिक्स 11 12 काम आएगा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क वगैरह सब जो है ये सब एक्सियल वेक्टर्स हैं, जो कि 11th क्लास में तुम पढ़ोगे। 12th क्लास के अंदर ऐसी क्वांटिटीज होंगी क्या? बिल्कुल होंगी। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अगर सिंपल तरीके से बताना चाहूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही देख लो तुम। मैग्नेटिक फील्ड, ये बी, तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड। तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अगर सुना हो तो एफ क्यू वी क्रॉस बी, यही देख लो। अगर क्यू चार्ज वेलोसिटी वी से मैग्नेटिक फील्ड बी में चल रहा है तो फोर्स क्यू वी क्रॉस बी लगता है। तो ये सब चीजें, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट एम। अब तुम बोलोगे कि सर फोर्स तो चाहे मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, वो तो एक्सियल वेक्टर तो नहीं हो सकते। तो बिल्कुल ये फोर्स एक्सियल वेक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो बी है ऑलरेडी एक किसी क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके साथ में तुम वेलोसिटी का फिर से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। बट हाँ मैं बता रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ काम आएगा। दिस इज नॉट एन, मैं बोलूंगा कि जो फोर्स है वो कोई एक्सियल वेक्टर नहीं है। तो अगर मैं एग्जाम्पल में तुम इसको लिखना चाहो तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, बट हाँ वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ अगर क्रॉस प्रोडक्ट के समझोगे तो। हाँ, और अगर एक्सियल वेक्टर ही समझो तो ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, ये तुम्हारे 12th क्लास में तुम पढ़ोगे। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है? तो खैर ये तुम्हारे एक्सियल वेक्टर एक्सिस के अलोंग डिफाइंड होते हैं, रोटेशनल इफेक्ट या फिर सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होते हैं। तो जो बेसिक और जो 11th क्लास में हमारे काम आएंगे, जैसे कि टॉर्क एक एग्जाम्पल है, ये हम समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है फोर्स का वो इफेक्ट जो किसी चीज को रोटेट करवाता है। टॉर्क के दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को चलाने का, एक ऑब्जेक्ट को घुमाने का। जैसे कि तुम दरवाजा खोलते हो तो दरवाजे को ऐसे धक्का देते हो, तभी तो जिस एक्सिस के अबाउट जो वो बंधा हुआ होता है, हिंज होता है, उसके अबाउट वो घूमता है, तो वो रोटेट हो रहा है, तुमने फोर्स लगाया तब। और दरवाजे को दरवाजे के फेस के अलोंग तुम खींचोगे तो वो नहीं घूमेगा, उसको तुम्हें धक्का देना पड़ेगा इन एंड आउट ऑफ द डोर, तब जाकर के वो घूमता है। समझ में आ गई क्या बात? तो टॉर्क इज एन मेजरमेंट ऑफ फोर्स दैट कैन कोज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, वो उसका रोटेशनल इफेक्ट होता है। जस्ट एज फोर्स इज व्हाट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट, लीनियर मोशन में अगर काइनेमेटिक्स में देखें तो एक्सेलरेट के काम में आता है फोर्स। तो फोर्स का वो इफेक्ट जो चीज़ों को रोटेट करवा सकता है। और टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो उसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करवाना है। इस पॉइंट के अबाउट मतलब कि ये हिंज्ड है, यहाँ से हिंज कर रखी है मैंने, इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। और इस पे किसी इस पॉइंट पे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये और ये। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, ध्यान से सुनो, अगर इस पॉइंट पे हिंज कर दिया और मैं इस पॉइंट के अबाउट ऐसे खींच रहा हूँ, तो मैं हिंज पॉइंट के अबाउट सीधे खींच रहा हूँ, क्या ये चीज़ घूमेगी? तुम खुद देख के सोच के देखो, ये नहीं घूमेगी। जैसे कि अगर मान लो ये रोड होती, रोड को मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया होता और मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो विल नॉट रोटेट। अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, हिंज के अलोंग ही खींच रहा हूँ, तो विल नॉट रोटेट। लेकिन अगर सेम रोड को मैं फोर्स जो लगाऊंगा, सेम पे अगर मैं फोर्स जो लगाऊंगा, अगर वो फोर्स मैं इस तरफ लगाता हूं ऐसे, अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, तो ध्यान से देखो ना यार, ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स की वजह से ये रोड जो तुम्हारी इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम जाएगी, इट विल रोटेट।
यानी कि फोर्स की ओरिएंटेशन तुम फोर्स किधर लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि वो फोर्स उसको घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा। और कौन सा फोर्स घुमाएगा, अलोंग दी लेंथ जो हिंज पॉइंट से पास होने वाला फोर्स है वो तो उसको सीधे खींचेगा, घुमाएगा नहीं। हिंज पॉइंट से जो फोर्स है उसकी एक्सिस हिंज पॉइंट से कहीं और से पास होनी चाहिए, हिंज पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के वो फोर्स उसको घुमाएगा। अगर ऊपर लग रहा होता तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, नीचे लग रहा होता तो क्लॉकवाइज घुमा। जितनी दूर में फोर्स लगाता उतना आसानी से खुलता है। इसलिए दरवाजे में तुमने देखा होगा जिस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड होता है ना दरवाजा, उससे दूर की तरफ यहाँ पे हैंडल लगा होता है, यहाँ से तुम धक्का दोगे तो आसानी से खुल जाएगा। अगर तुम यहाँ पे धक्का दोगे ना, यहाँ पे धक्का दोगे, तुम्हें जोर से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या तुम घर पे भी कोशिश करके देख सकते हो। यहाँ पे तुम्हें हल्के से फोर्स से ही दरवाजा खुल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा दूर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा दूर होता है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे टॉर्क डिपेंड करता है। बाकी रोटेशन में इसका फुल डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बेसिक ये टॉर्क क्यों बनता है, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे रिलेटेड है। तो क्योंकि ये एक तो चीज जो फोर्स है वो किसी पॉइंट के अबाउट लग रहा होगा टॉर्क, तो उसके अबाउट घुमाएगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो उस लाइन के लॉन्ग जो लाइन फोर्स की इसके पास होगी, हिंज से पास होगी, एफ कोस थीटा, इसको तो बोल देंगे एफ पैरेलल। किसके पैरेलल, यानी कि अगर तुम जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो, जिस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका एक पोजीशन वेक्टर बनाओ। अगर तुम्हारा फोर्स का एक कंपोनेंट जो उसकी लाइन में आ रहा है तो वो तो सीधा खींचना चाहेगा, घुमाना नहीं चाहेगा, इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, नो टॉर्क। बट फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर है वो पूरी तरीके से घुमाने का ही काम करेगा सिर्फ, एफ साइन थीटा, यानी कि एफ परपेंडिकुलर। समझ में आ गई क्या बात। ये वाला फोर्स सिर्फ इसको घुमाने का ही काम करेगा। और एक्चुअल में देखा जाए तो आर वेक्टर ऐसे है, और एफ को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, इस एफ को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो जो एंगल बनेगा और एफ के बीच का तो दे रखा है ये एंगल, तो ये अगर मैं देखूँ तो ये एफ वेक्टर ऐसे है, एफ और आर के बीच का एंगल थीटा है। तो जो टॉर्क जो लिखा जाता है वो टॉर्क बताओ कौन से फोर्स की वजह से आता है, घुमाने का काम ये परपेंडिकुलर वाला फोर्स करेगा जो आर के परपेंडिकुलर होगा, एफ साइन थीटा। तो जो टॉर्क लिखा जा सकता है वो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर लिखा जाता है, आर एफ यानी कि आर इंटू एफ साइन थीटा, आर इंटू एफ साइन थीटा। समझ में आ गई क्या बात। जो टॉर्क वेक्टर बनेगा आर एफ साइन थीटा क्या हो सकता है, आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर। लेकिन जो टॉर्क डिफाइंड है हमें पता है कि जो रोटेशनल क्वांटिटी है वो आर क्रॉस एफ बनेगी। और वो कैसे पता है हमें, हम देखेंगे कि जो टॉर्क है अगर इधर फोर्स लगाया तो वो इस तरफ घूमेगा, तो ये घूमने की डायरेक्शन सही आनी चाहिए, यानी घूमने की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए। वो किससे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमना मतलब कि आउट ऑफ द प्लेन। वो कब आएगा, जब मैं आर क्रॉस एफ करूंगा, कि आर के डायरेक्शन में फिंगर्स रख करके मैं जब एफ के डायरेक्शन में जाऊंगा तब वो बताएगा कि तुम्हें किस तरफ घूमना है। अगर मैं एफ के डायरेक्शन में रख के आर की तरफ जाऊंगा तो ये तो उल्टा बता देगा ना डायरेक्शन। इसलिए आर में जाकर के फिर एफ की तरफ घूमना पड़ता है हमें, तब जाकर के वो एक्चुअल टॉर्क की डायरेक्शन बनती है कि वो आर को एफ की डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। इसलिए आर क्रॉस एफ बनता है, एफ क्रॉस आर नहीं बनता है। एफ क्रॉस आर तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन देगा। तो मैथमेटिकली आर एफ साइन थीटा का मैग्नीट्यूड वाइज ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में जो फिजिकल सिनेरियो हो रहा है उसके लिए तो हमें अपनी फिजिक्स यूज में लेनी पड़ेगी, हमारे समझ यूज में लेनी पड़ेगी कि वो आर क्रॉस एफ बन सकता है कि एफ क्रॉस आर बन सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आएगा। इसलिए जो टॉर्क हमारी क्वांटिटी डिफाइंड होती है वो आर क्रॉस एफ से होती है। आर जो है यहाँ पे बोला जाता है कि पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स about the point about the point where about the point of hinge या फिर रोटेशन। जिस पॉइंट के अबाउट हमें रोटेशन देखना है या फिर हिंज देख रखा है, जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट देखना था, उस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा था ये आर वेक्टर और ये एफ वेक्टर, फोर्स तो है ही एफ वेक्टर, वो आर क्रॉस एफ बनता है, वो टॉर्क बनता है। समझ में आ गई क्या यार। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात कर लूँ इसकी, तो यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ये न्यूटन इंटू मीटर, जूल नहीं बोलते इसको। जूल किसके लिए काम में आता है, सिर्फ एनर्जी के लिए, तो न्यूटन मीटर की बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। जूल तो एनर्जी के लिए स्पेसिफिकली काम में लिया जाता है, इसलिए इसको जूल नहीं बोलते हैं, ये जूल नहीं है, न्यूटन इंटू मीटर ही बोला जाता है टॉर्क। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट अभी न्यूटन इंटू मीटर ही होती है, तो ऐसा ना कि तुम उसको टॉर्क को जूल लिख दो। खैर, हमें तो सिर्फ अभी इसका एप्लीकेशन सीखना है, बाकी डिटेल में चर्चा तो करते रहेंगे रोटेशन में। हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है और बोला है कि जो फोर्स है वो इस पॉइंट पी पे लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पी पे, यहाँ पे फोर्स लगा दिया एफ और इतना फोर्स लगा दिया, और बोला है कि ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो।
ए पॉइंट के अबाउट इस पी पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट इतने हैं उस पर फोर्स लगाया, तो बोल दिया कि इस ऑब्जेक्ट पे इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना दिखेगा। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी तरीके से इस ए के अबाउट हिंज कर दें तो किस हिसाब से वो घुमाना चाहेगा। तो हमें पता है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे घूमेगी, तो क्लॉकवाइज सा टॉर्क आएगा। समझ में आ गई क्या बात? क्लॉकवाइज सा टॉर्क कहीं ना कहीं हमें को देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा होगा। बाकी 3D में है तो कहीं से जैसा भी बनेगा वो 3D स्पेस में फोर्स किस तरफ है और 3D स्पेस में ये वेक्टर किस तरफ, उसके हिसाब से बनेगा कि वो उस प्लेन के आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। तो सबसे पहले तो आर वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो आर वेक्टर क्या बनेगा, तुम चाहो तो खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, फिर आकर के सोल्यूशन देख सकते हो। ये चीजें अगर तुम अभी कर लोगे तो तुम्हें इन फ्यूचर जब तुम मेन कोर चैप्टर्स पढ़ोगे तब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट में और इन सब चीजों में दिक्कत नहीं आएगी कि ये ऐसा क्यों हो जा रहा है ना। इसीलिए अभी बता दे रहा हूँ कि तुम्हारी एक तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि हाँ ये सब चीजें एक्चुअल में काम में आने वाली हैं, वरना सिर्फ वेक्टर पढ़ाते हैं, वेक्टर ये होता है ऐसे, मल्टीप्लिकेशन ऐसे, डॉट वॉट होता है, तो बच्चा रिलेट नहीं कर पाता कि काम क्या आएंगी ये चीजें। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना था, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना था वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ये वाला वेक्टर आर वेक्टर बनेगा। तो ये आर वेक्टर बनेगा। तो आर वेक्टर क्या बनेगा, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। भाई यहाँ से यहाँ तक गए तो एक्स में कितना चलना पड़ा, 4-1, वाई में 5-1, जेड में भी 6-1। तो ये 4-1 आई कैप, आर वेक्टर क्या बनेगा, 4-1 आई कैप प्लस 5-1 जे कैप प्लस 6-1 के कैप। तो आर वेक्टर बन जाएगा 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, सॉरी 3 आई कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आर वेक्टर बनेगा। और अब एफ वेक्टर हमें पता ही है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क कैलकुलेट करना था, टॉर्क अबाउट ए, तो वो आर क्रॉस एफ लिखा जाएगा। आर वेक्टर यानी कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, इसका क्रॉस करना है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बस अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन यहाँ पे प्रूव हो जा रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, मिस्टेक कहीं भी हो सकती है किसी भी इंस्टेंट में। आई का आई के साथ करेंगे क्रॉस 0 आएगा, आई का जे के साथ करेंगे तो 3 इंटू -1 -3, और आई क्रॉस जे क्या बनता है यहाँ पे लिख लेंगे, आई जे और के। आई क्रॉस जे बनेगा के, तो 3 के क्या, फिर आई का के साथ करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 3, और आई क्रॉस के जो बनेगा, आई क्रॉस के बन जाएगा बेटा -j, उल्टा चलना पड़ रहा है तो -j, प्लस में फिर 4 जे का करेंगे, 4 2 8, और जे क्रॉस आई उल्टा चलना पड़ रहा है तो ये -k बन जाएगा। फिर जे का जे के साथ 0 हो जाएगा, जे का के साथ करेंगे तो +4 मैग्नीट्यूड, और जे क्रॉस के इधर ही चलेगा तो ये बन जाएगा आई, जे क्रॉस के बन जाएगा आई। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो ये जो अगला वेक्टर बनेगा, हाँ के का करेंगे तो के का आई के साथ में 5 2 10, और के क्रॉस आई जो बनेगा, के क्रॉस आई बन जाएगा जे, के क्रॉस आई बन जाएगा बेटा जे। साथ में के क्रॉस जे करेंगे तो +5 इंटू -1 -5, और के क्रॉस जे करना है अपने को। के क्रॉस जे क्या बन जाएगा, के क्रॉस जे ये बन जाएगा, उल्टा चलना पड़ रहा है तो -i, के क्रॉस जे बन जाएगा -i। ठीक है, तो हाँ के क्रॉस आई जे बनेगा, के क्रॉस आई जे बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा। और अब इसको सोल्व कर लेंगे तो -3 के कैप -3 जे कैप -8 के कैप +4 आई कैप +10 जे कैप +5 आई कैप। तो जब नेट टॉर्क बन जाएगा ए पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट पे, वो आई कैप में देखेंगे तो 4 + 5 9 आई कैप, जे कैप में देखेंगे तो -3 और प्लस का 10 तो प्लस का 7 जे कैप, और के कैप में देखेंगे तो 8 और 3 -11 के कैप। इतना न्यूटन मीटर, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? ये एक एग्जांपल है इसका। मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता आ रखा है, और भी नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आ रखे हैं इस पे सीधे कंसेप्ट पे। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी ऐसा रोटेशनल इफेक्ट नहीं है कि भाई रोटेशन आना चाहिए तुम्हें, इसके लिए ये आना चाहिए वो आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। सिंपल तरीके से चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि इसमें बच्चे जब रोटेशन चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर भी इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। बट अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले बोला गया है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, क्वेश्चन देख लो, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ वो सोल्यूशन देखना। कि ओरिजिन पे फोर्स लग रहा है और फोर्स जो लग रहा है वो -k कैप में इधर की तरफ लग रहा है, -f k कैप में लग रहा है। ठीक है, ये -f के लिखने का उनका मतलब यही है कि -f k कैप में लिख रहा है। और किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, हमें टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। हमें जो टॉर्क निकालना हो किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इस पॉइंट के अबाउट 1, -1, एक्स की वैल्यू 1
और y की वैल्यू -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की आउट निकालना है। तो अगर हमें टॉर्क निकालना है, देखो फोर्स जो लग रहा है ये मान लो ओरिजिन है, इस पे फोर्स लग रहा है, मान लो हमने ऐसे रैंडम लगा दिया कि ये कोई फोर्स F लग रहा है ना, और ये कोई पॉइंट A है, इस पॉइंट की आउट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, -1, इस पॉइंट के आउट हमें टॉर्क निकालना है, इस पॉइंट के आउट टॉर्क निकालना है, तो जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो आर वेक्टर ये बनेगा ना, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है। बच्चे क्या करते हैं आर क्रॉस एफ में, क्योंकि ये बोल रखा है कि पॉइंट को कोऑर्डिनेट इतने हैं, तो आई कैप माइनस जे कैप इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, वेक्टर लिख देते हैं और आर क्रॉस एफ करके आंसर दे देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट है, क्वेश्चन ये है कि फोर्स ओरिजिन पे लग रहा है, फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा, तो ये आर वेक्टर नहीं बनेगा, फोर्स ओरिजिन पे लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो इस पॉइंट से ओरिजिन की तरफ जो वेक्टर बनेगा ये तुम्हारा आर वेक्टर बनेगा आर क्रॉस एफ में टॉर्क के लिए। समझ में आ गई क्या बात? इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन देखना है हमें, तो जो आर वेक्टर बनेगा वो 0, -1 आई कैप प्लस 0, -1 ये जे कैप, तो जो आर वेक्टर बनेगा वो माइनस आई कैप और -1 + 1 जे कैप, ये आर वेक्टर बनेगा। अब जो टॉर्क तुम लिखोगे वो आर क्रॉस एफ, एफ वेक्टर माइनस एफ के कैप है, तो आई कैप ये बन जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस एफ के कैप, तो मैग्नीट्यूड तो एफ बाहर आ ही गया, अब माइनस आई क्रॉस के करना है, वही करना है आई जे और के, यही आता है हमें, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करेंगे तो उल्टा चलना पड़ रहा है, माइनस जे बनेगा, एक तो माइनस था ही और ये माइनस जे और बन गया। समझ में आ गई बात? ये क्या बन जाएगा, बाहर तो एफ आ जाएगा। ठीक है, तो जो वेक्टर लिखा अपन ने माइनस आई प्लस जे, आर क्रॉस एफ करना पड़ेगा, तो आर क्रॉस एफ के लिए ये बन जाएगा, उसके लिए हाँ आई क्रॉस के करना पड़ेगा, आई क्रॉस आर क्रॉस एफ में आई क्रॉस के करना पड़ेगा, तो आई क्रॉस के माइनस जे बनता है, तो माइनस माइनस प्लस जे बन जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे तो जे क्रॉस के करना पड़ेगा, इस बार जे क्रॉस के लिए जे क्रॉस के प्लस आई बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस आई, तो ये बन जाएगा एफ और ये आई कैप प्लस जे कैप बन जाएगा, ये टॉर्क बन जाएगा। समझ में आई ये बात? अगर तुम उल्टा कर दोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ अलग आएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा फिर माइनस में, ये माइनस का आई माइनस एफ आई प्लस जे आ जाएगा, अभी तुम्हारा प्लस एफ आई प्लस जे आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ ये भी नहीं, सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई बात? तो बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं कि वो आर क्रॉस एफ में आर वेक्टर को आई कैप माइनस जे कैप लिख देते हैं, सीधे सीधे कोऑर्डिनेट दे दिया, पोजीशन वेक्टर निकाल दो और आर क्रॉस एफ कर दो, ऐसा नहीं है, हमें देखना पड़ेगा, हमारी फिजिकल सिचुएशन अलग होती है, हमें फॉर्मूले के साथ साथ में दिमाग भी यूज में लेना है, और हमारी फिजिकल सिचुएशन क्या बन रही है, किसके अबाउट घूमना, कहाँ फोर्स लग रहा है, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट अपना एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो मान लो ये जो पॉइंट है इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो जो थंब आएगा मेरा आउट ऑफ द प्लेन आएगा, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो एक्सिस होगा, एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है तो ओमेगा भी आउट ऑफ द प्लेन होगा, ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी। समझ में आई ये बात? अगर मैं जिस तरफ सर्कुलर मोशन हो रहा है उस तरफ मैं अगर राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये जो डायरेक्शन आएगी, ये डायरेक्शन थंब आउट ऑफ द प्लेन आएगा, वो ओमेगा की डायरेक्शन ही आएगी भाई, एक्सिस के अलोंग, किस एक्सिस के अलोंग, ओमेगा किधर है, तो जो ओमेगा बनेगा तुम्हारा वो ओमेगा बनेगा अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। समझ में आई बात? प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर, अगर ये तुम्हारे बोर्ड के प्लेन में या फिर तुम्हारी स्क्रीन के प्लेन में चल रहा है तो ये आउट ऑफ द प्लेन तुम्हारी खुद की तरफ, ये तुम्हारा ओमेगा का डायरेक्शन होगा। और मान लो ये तुम इस पॉइंट पे हो, किसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे हो, तो ये तुम्हारा मान लो इस सेंटर के अबाउट ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और यहाँ से तुम वेलोसिटी को एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ होगी तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये वेक्टर बनेगा वेलोसिटी, ये मान लो लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर है, ये मैं लिखूंगा वी लिख लेते हैं, वी नोट क्यों, ये लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है, उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करा, तो जो थंब की डायरेक्शन आई उसको बोल दिया कि ये वेक्टर फॉर्मेट में ये बाहर की तरफ जो वेक्टर बनेगा ये तुम्हारा ओमेगा वेक्टर है, और अगर आउट ऑफ द प्लेन को के कैप बोलो तो ये ओमेगा के कैप बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूँ, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन, तो लीनियर वेलोसिटी जो कैलकुलेट करी जाती है वो ओमेगा क्रॉस आर से करी जाती है, ओमेगा क्रॉस आर से करी जाती है। तो एंगुलर पैरामीटर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से निकल के और रिलेटेड होते हैं।
ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस आर ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और आर तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है। सेंटर के अबाउट जिस पॉइंट पे तुम इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखना चाह रहे हो, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो ओमेगा क्रॉस आर से आएगा। अब ऐसा कैसे पता चला? तो देखो आउट ऑफ द प्लेन ओमेगा है, तो फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को आउट ऑफ द प्लेन रखो, फिर आर की डायरेक्शन में घुमाओ, तो आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर ये वी की डायरेक्शन देगा। जैसे कि अगर इससे नहीं समझ में आया तुम्हें, इससे नहीं समझ में आया तो अभी के लिए तुम्हें टेंशन करनी भी नहीं है। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ समझना है कि ओमेगा क्रॉस आर से वेलोसिटी का रिलेशन होता है। अभी के लिए अगर तुम्हें समझना है तो मान लो ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो रहा है इस प्लेन में ऐसे, ठीक है। ये अगर सर्कुलर मोशन इस तरीके से हो रहा है, ये बना लो, तो एक्सिस जो तुम्हारा होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस होगा, इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन, एक्सिस में सर्कुलर मोशन हो रहा है। मान लो तुम इस तरीके से रोटेट कर रहे हो, ये आउट ऑफ द प्लेन बाहर है, ये अंदर गया, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन चल रहा है, और ये ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसे, और ये आउटसाइड में है, यानी कि एक्सिस के बाहर की तरफ है, तो ये अंदर से बाहर आए, फिर ऐसे घूम के अंदर चले गए, फिर ऐसे ये चल रहा है। तो ओमेगा वेक्टर तुम्हारा अगर तुम इसमें इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हो, तो तुम्हारा जो ओमेगा वेक्टर बनेगा ऊपर की तरफ इस तरफ बनेगा, ये तुम्हारा ओमेगा वेक्टर बनेगा। और मान लो इस जगह पे हो तुम, तो इस जगह पे तुम इनटू द प्लेन जा रहे होगे, ऐसे तिरछा दिखा देता हूँ, ये वेलोसिटी, और ये परपेंडिकुलर होगा आर और ओमेगा वी, तो ये आर बन जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर सेंटर के अबाउट। ओमेगा ये है तुम्हारा, तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, देखो ओमेगा में रख के आर में घुमाएंगे, तो फिर इनटू द प्लेन तुम्हारा थंब जाएगा, और इनटू द प्लेन वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गई क्या बात? तो इस तरीके से रिलेटेड होता है। खैर, अगर तुम्हें इतना भी समझ में आता है कि वी ओमेगा और आर के साथ इस तरीके से रिलेटेड है, अभी के लिए तो बहुत है। सर्कुलर मोशन में इन डिटेल में जब चर्चा करेंगे तो पूरा ये एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है वो भी चर्चा करेंगे, तो उस समय पढ़ेंगे। अभी के लिए जो तुम्हें याद है उसके हिसाब से तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पार्टिकल घूम रहा है जिसकी रेडियस सर्कल की 5√2 है, और किसी इंस्टेंट पे जब वो पॉइंट पी पे है, जब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है, तो उस समय पे तुम्हें बताना है कि इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी होगी। और बोला एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है 10 मीटर पर रेडियन पर सेकंड है, और रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का। तो बताना है कि इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो खुद से ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से होगा सोल्यूशन, देखो अगर नहीं कर पा रहे हो तो। बाकी खुद से ट्राई करोगे, खुद से हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस देगा तुम्हें। सबसे पहले हमें ये आर वेक्टर लिखाना पड़ेगा कि सेंटर के अबाउट ही आर वेक्टर क्या बनेगा। आर वेक्टर के लिए हमें परपेंडिकुलर डालें। एक्स एक्सिस में अगर देखूंगा तो इतना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, वाई एक्सिस में इतना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स को मैं वाई बोलूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बन जाएगा आर कोस 45 डिग्री। समझ में आई बात? आर है 5√2 और कोस 45 1/√2, तो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा 5। सिमेट्रिकली वाई भी बनेगा 5√2 आर साइन 45 डिग्री, आर साइन 45 डिग्री, ये भी 5 बन जाएगा। तो जो आर वेक्टर बनेगा और सेंटर के अबाउट पॉइंट पी का, वो बन जाएगा 5i कैप प्लस 5j कैप। क्लियर है? तो अब जो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर बनता है वो तुम्हें पता है कि ओमेगा क्रॉस आर से होता है। क्लियर है? वेलोसिटी वेक्टर जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो ओमेगा क्रॉस आर से आएगी। तो वी ओमेगा क्रॉस आर से आएगी, तो ओमेगा वेक्टर भी तो लिखो। अगर ये एक्स वाई प्लेन दे रखा है तुम्हें कि ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज में दिखा रखा है, तो इसकी आउट ऑफ द प्लेन ये डायरेक्शन कौन सी होगी? के कैप। तो ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नीट्यूड इनटू ओमेगा का कैप है, और मैग्नीट्यूड तो है 10 और ओमेगा कैप क्या होगी? के कैप, आउट ऑफ द प्लेन प्लस के कैप आएगी। तो ओमेगा वेक्टर को इतना रेडियन पर सेकंड लिखा जा सकता है। समझ में आ रही है चीज? इतना रेडियन पर सेकंड लिखा जा सकता है। तो देखो वी वेक्टर क्या बन जाएगा? वी वेक्टर बन जाएगा, ओमेगा को लिख दो 10 के कैप क्रॉस आर वेक्टर क्या बन जाएगा? 5i कैप प्लस 5j कैप। अब के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 10 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 50 आ जाएगा बाहर, मतलब मैग्नीट्यूड ये नहीं होगा, खैर बाहर 50 आ जाएगा। के का आई के साथ और के का जे के साथ क्रॉस करेंगे, तो के क्रॉस आई, आई जे के क्रॉस आई जो बनेगा, के क्रॉस आई बन जाएगा जे। क्या बन जाएगा दोस्त? के क्रॉस आई बन जाएगा जे, और फिर के क्रॉस जे बनना, के क्रॉस जे बन जाएगा माइनस आई, के क्रॉस जे बन जाएगा माइनस आई। तो देखो ये वेलोसिटी 50 माइनस आई कैप प्लस जे कैप बन रही है, इतना वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड, ये आंसर बन जाएगा। और देखने पे भी दिख रहा है तुम्हें कि ये जो वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट माइनस आई कैप में, एक प्लस जे कैप में ही है, और एक्स वाई प्लेन में ही वेलोसिटी है, तो वो माइनस आई कैप प्लस जे कैप में बनेगी, और वो आ भी रहा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप में। माइनस आई कैप में 50 है, प्लस जे कैप में 50 है इस इंस्टेंट पे। और स्पीड का, अगर इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो, स्पीड लिखनी हो, तो स्पीड इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? 50 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 50√2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है इंस्टेंटली। और वेलोसिटी अगर देखा जाए तो वेक्टर फॉर्मेट में माइनस का 50i कैप प्लस 50j कैप।
क्लियर है? तो ये किसका एंगुलर वेलोसिटी का एग्जाम्पल था, जो तुम देख सकते हो, और मतलब ये चीज़ें तुम्हारे इन फ्यूचर बहुत काम में आने वाली हैं जो तुम 11th-12th में पढ़ोगे। तो खैर, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, है ना। इससे ज़्यादा हमें जानने की वेक्टर्स में ज़रूरत नहीं है। मैथ्स वालों को जो जानने की ज़रूरत होगी मैथ्स के लिए वो मैथ्स में पढ़ लेंगे, और नीट वालों के लिए वैसे भी ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा जानने की। और फिजिक्स में तो नीट और जेईई और ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें इससे ज़्यादा वेक्टर की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो होमवर्क आज के लिए, ये पार्टिकल ऐसे वाई जेड प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन ऐसे आएगा, फिर अंदर जाएगा जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। और बोल रहा है कि ये इसकी लीनियर स्पीड जो है, इस रेवोल्यूशन की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है और 10 मीटर पर सेकंड है। और इस जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है वो 10 मीटर, यानी कि ये 10 मीटर की रेडियस में चल रहा है। तो पूछा इसका ओमेगा वेक्टर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये, ध्यान से देखना, है ना। इसको ओरिएंटेशन समझना, जिस तरफ चलेगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स घुमाऊंगा राइट हैंड फिंगर की, इसको अंदर ले जाकर के बाहर की तरफ कर्ल करूंगा तो इधर की तरफ कुछ वेक्टर बनेगा। खैर, ये हिंट है तुम्हारे लिए, सोल्व कर लेना। ओमेगा वेक्टर की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। समस्या यहाँ पे आएगी, तुम v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r करते हो, ओमेगा होता वी होता तो क्रॉस करके तुम v निकाल लेते, बट तुम्हें v पता है, v का भी मैग्नीट्यूड पता है, r का भी मैग्नीट्यूड पता है, ओमेगा निकालना है। तुम्हें फर्स्ट अपनी थिंकिंग यूज करके ही बताना है कि मैं क्या किसी जगह पे v वेक्टर और ओमेगा और r का रिलेशन कैसे, किसी जगह पे किसी इंस्टेंट पे तुम वेलोसिटी v लिख लो और उस जगह का r लिख लो, और ऐसा पॉइंट चूज करो जो बहुत आसान हो, है ना, वैसा चूज करो और फिर ओमेगा की वैल्यू निकालो। कोई भी समस्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो तुम्हें पता है क्या करना है, अपने टेलीग्राम पे आकर के तुम अपने डाउट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन और है कि ए बी सी दे दिया, तो देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मैं हिंट दे देता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी करने के लिए पहले ए क्रॉस बी इन दोनों का क्रॉस निकाल करके फिर उसका सी के साथ क्रॉस कर लेंगे, और ये निकालने के लिए ए क्रॉस बी का क्रॉस निकालने के फिर सी के साथ डॉट कर लेंगे। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, हमें ज़्यादा मैथमेटिकल होने की जरूरत नहीं है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए इतना करना आना मोर देन सफिशियंट है फॉर ओलंपियाड लेवल ऑल्सो। ठीक है, बाकी मैथ्स में तो तुम जो मर्जी करते रहना इसमें। तो यार ये दो क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको समझ, ऐसा मत समझना जो सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ लेते हैं वो बच्चे भी इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, ये कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बट अगर तुम ढंग से ना समझो डेफिनेशंस को तो तुम थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन कर लेना, और अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम्हें पता ही है फिर कहाँ आना है, माफियास डाउट किलर्स ग्रुप के अंदर आना है। वहाँ पे तुम 24/7 अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। 10:30 PM पे तो मैं डेली लाइव आता हूँ और मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो, बातें कर सकते हो, तुम्हारे जो भी डाउट्स हो। हेजिटेशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नॉन बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें जज कर ही कह सकता हूँ जब तुम्हें जानता नहीं हूँ, और तुम्हें घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है, तुम मुझे नहीं जानते तो खैर वो हेजिटेशन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आकर के तुम डाउट पूछ सकते हो, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स और जो क्लास नोट्स जो तुम्हें पढ़ाई वो नोट्स की PDF वगैरह लेने के लिए तुम जाके देख सकते हो। ऑलरेडी जो मैंने पढ़ाया वेक्टर के लेक्चर बेसिक मैथ्स के उनकी PDF वहाँ पे पड़ी हुई है, तो तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कोई क्वायरी हो तो। और बस यही है, फ्री कोर्स है, अपने दोस्तों को जितना रिकमेंड कर सकते हो उतना करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर जेईई ओलंपियाड लेवल की पढ़ाई होगी, नीट वाले बच्चे भी कोर्सेज देख सकते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस उनको अपने मटेरियल से ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, HCV में जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं, होमवर्क में अगर तुम देखना चाहो तो HCV में जितने भी क्वेश्चंस हैं वेक्टर के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, वो चुटकियों में हो जाएंगे तुमसे। बाकी ऐसे कोई खास क्वेश्चंस स्पेशली है नहीं। PYQs वगैरह कर सकते हो जेईई मेन और नीट के और एडवांस के जो आ रखे हैं इस पे। ठीक है, तो बस ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपना, और 12th का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, तो स्टे ट्यून, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ साथ में मिलते रहेंगे, इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते रहेंगे फिजिक्स के बारे में। ठीक है, बाय।